हेलो बच्चों, इस वीडियो को देखने का असली फायदा आपको तभी होगा जब जो भी चीजें मैं आपको यहां पे आज बताने वाला हूं उन सभी चीजों को आप अगले 45 दिनों तक, अगले 50 दिनों तक ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। ब्लाइंडली फॉलो करने का मतलब होता है बेटा आंख बंद करके फॉलो करेंगे। आपके दिमाग में सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि सर ने मुझे इस तरह से पढ़ाई करने के लिए कहा है तो मैं सिर्फ इसी तरह से पढ़ाई करूंगा। तब इस वीडियो को अगर आप इतना डिसाइड कर सकते हो कि हां सर जो बोल रहे हैं मैं उसको फॉलो करने वाला हूं अगले 45 दिनों तक, तब आप इस वीडियो को जो है आगे कंटिन्यू करके देखिए। नहीं तो इस वीडियो को आप यहीं से छोड़ के चले जाइए। मैं एकदम आपको क्लियरली बता रहा हूं, वीडियो को देख रहे हो, अगर आप पूरा देख रहे हो मेरे साथ और जितनी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उतनी चीजों को अगर आप फॉलो करने वाले हो तभी इस वीडियो को देखना, तभी इस वीडियो को बनाने का पर्पस जो है वो फुलफिल होगा। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरे को आप जानते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सीएचएस से 2017 में मैंने वहां से पास आउट किया और उसके बाद फिर मैंने नीट का एग्जाम दिया, मैंने नीट क्वालिफाई की और अभी आप लोगों को पिछले कई सालों से आप देख रहे हो सीएचएस के प्लेटफॉर्म में मैं पढ़ा रहा हूं, नीट के प्लेटफॉर्म में मैं पढ़ा रहा हूं, बेसिक शिक्षा में आपको पढ़ा रहा हूं। तो हम यहां पे बेटा आपको सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, हम आपको यहां पे आपके जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। और ये जो आपके एक एक छोटे छोटे एग्जाम्स है जिनको आप देकर आगे बढ़ने वाले हो, उसकी शुरुआत आपकी सीएचएस से होगी। मेरे लाइफ की शुरुआत भी सीएचएस के एग्जाम को क्वालिफाई करने से हुई थी और आपकी भी शुरुआत यहीं से होने वाली है। तो 45 दिन जो आपके एग्जाम है बेटा अभी बचे हुए हैं। क्लास 11th वाले बच्चों के लिए 45 दिन बचे हैं और 9th वाले बच्चों के लिए लगभग 50 दिन बचे हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ 45 दिन की बात करूं तो जितनी भी क्लास 9th और 11th वाले बच्चे हैं, जितनी चीजें बेटा मैं आपको बताने वाला हूं उन सबको आपको आंख बंद करके फॉलो करना है। जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा पहला जो सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए बेटा वो हमारा होना चाहिए सिलेबस को समझना। तो क्लास 9th वाले बच्चों का सिलेबस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लेकिन जो 11th वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस आपको बेटा कोई बताता नहीं, आप हर जगह कंफ्यूज होते रहते हो। तो वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। पहले 9th वालों की बात करें बेटा, 5 सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। हर एक सब्जेक्ट से आपको 20 सवाल पूछे जाएंगे। साइंस का सिलेबस आपका पूरा का पूरा जो है बेटा वो क्लास 8th की एनसीईआरटी का है। मैथ्स का सिलेबस भी क्लास 8th की एनसीईआरटी, इसके अलावा आपको थोड़ी स्टैंडर्ड बुक्स लगानी है, जैसे आर एस अग्रवाल टाइप की बुक आप अगर लगाते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सोशल साइंस में भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है क्लास 8th की। उसके अलावा क्लास 7th और 6th की एनसीईआरटी में जहां पे एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री वाला पोर्शन दिया हुआ है वो भी आपको पढ़ना है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से या जो ज्योग्राफी का पोर्शन है या जो सिविक्स का पोर्शन है वहां से पूछे जाएंगे। इसके अलावा सोशल साइंस में बेटा करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए आपको डेली न्यूज पे थोड़ा थोड़ा अपडेटेड रखना है। बहुत बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं। फिर बात कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश की। तो यहाँ पे आपका व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, मतलब हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, इसके पोर्शन से आता है। वोकैबुलरी या जिसको हम बोलते हैं शब्द विचार, ठीक है, यहाँ के पोर्शन से आपका आता है। तो ये आपका सिलेबस हो गया और आपके क्वेश्चन पेपर का जो है ये डिवीजन हो गया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आ जाते हैं बेटा क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। तो क्लास 11th में जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्लास 11th में बेटा 4 ग्रुप है, मैथ्स ग्रुप है, बायो ग्रुप है, आर्ट्स ग्रुप है और कॉमर्स ग्रुप है। सबसे पहले अगर मैं मैथ्स वाले ग्रुप के बच्चों की बात करूं तो आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है जो आपका वेटेज बहुत ज्यादा है, मैथ्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैथ आपको इन तीनों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश का आपके 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश का लेवल आपके क्लास 9th वाले एग्जाम का सेम लेवल होता है। कई बार मैंने देखा है कि क्लास 9th में जो क्वेश्चन आया वो 11th में पूछा गया है हिंदी और इंग्लिश का, और जो 11th में क्वेश्चन आया वो 9th में पूछा गया। तो जो भी क्लासेस हम क्लास 9th वाले बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी की चलाते हैं वही सेम क्लास हम क्लास 11th वाले बच्चों के लिए भी देते हैं। ऐसा हम सोशल साइंस में नहीं करते, ऐसा मैथ्स में नहीं करते, ऐसा हम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नहीं करते। हम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं क्योंकि एकदम सिमिलर लेवल होता है। इसके अलावा जीके जीएस से 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब करंट अफेयर्स वाले पोर्शन। तो ये है मैथ्स ग्रुप वाले बच्चों का। बायो ग्रुप वाले बच्चों का सब कुछ सेम रहता है, फिजिक्स से लेकर बेटा, ठीक है, फिजिक्स से लेकर बाकी जो आप नीचे के सब्जेक्ट्स जितने भी आप देख पा रहे हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस, ये सेम बेटा बायोलॉजी वाले ग्रुप के लिए एज इट इज रहता है। इसके अलावा मैथ्स की जगह यहाँ पे बायो आ जाता है 25 क्वेश्चन लेकर। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए कैलकुलेशन देख लो, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स से 5 क्वेश्चन और जीके जीएस से 5 क्वेश्चन। तो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए मैथ्स का वेटेज बहुत कम है,
तो अगर आपकी मैथ्स कमजोर भी है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। और जीके जीएस से करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन। अब बेटा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, इन 4 सब्जेक्ट से आप देखो 15 15 30 और ये 10 40, तो इन 4 सब्जेक्ट से आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। अब उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से आप मान के चलो कि इकोनॉमिक्स से 7-8 क्वेश्चन, पॉलिटी से 7-8 क्वेश्चन, 13-14 क्वेश्चन ज्योग्राफी से और 13-14 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से। तो इन दोनों का वेटेज ज्यादा रहता है, इन दोनों का कम रहता है, कोई फिक्स्ड डिवीजन नहीं है। अब बात कर लेते हैं बेटा कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। तो यहां पे आपका इंग्लिश, हिंदी और मैथ, इन तीनों से बेटा 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके जीएस से करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन। अब जो सीएचएस का ऑफिशियल बुलेटिन आया बेटा, वहां पे सिर्फ इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, लेकिन इस इकोनॉमिक्स के साथ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से आपको 3 4 5 क्वेश्चन ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। इकोनॉमिक्स से आपका मेजर सेक्शन आएगा। इकोनॉमिक्स में आपको मान के चलो कि 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों को मिलाकर होंगे। तो आपको थोड़ा सा इन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स देखना है, और हिंदी, इंग्लिश और मैथ से आपके 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये है बेटा पूरा का पूरा सिलेबस 9th वाले बच्चों के लिए, 11th वाले बच्चों के लिए, और क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये चीजें बेटा आपको हर जगह पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम इस पे रिसर्च करते हैं, हम इस पे काम करते हैं, हम बात करते हैं कि जब सीएचएस की तैयारी हो तो सबसे पहले हमको सिलेबस तो हमारा पता हो, क्वेश्चन पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमको पता हो। अब बात कर लेते हैं बेटा स्ट्रैटेजी की, जिसके लिए आप इस वीडियो को देखने आए हो। ठीक है, कि 45 दिन में हमको क्या करना है, सर हमको बता दो, एक हमको रफ आइडिया दे दो, एक हमको दिशा दे दो। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बेटा, मैंने इसको इस तरह से डिवाइड किया है कि आपके मैक्सिमम रिवीजन हो सके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। तो पहला काम आपको यह करना है, जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, उम्मीद करता हूं टाइम से ही देखोगे, तो जिस भी दिन बेटा आप इस वीडियो को देख रहे हो, यहां से लेकर 15 मार्च तक, मतलब 15 मार्च आप अपने दिमाग में एक तारीख रखो, 15 मार्च तक बेटा आपका फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन मतलब जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस क्या है बेटा मैंने पहले बता दिया है। एक चीज याद रखना कि जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं, जो 11th में सीएचएस का एंट्रेंस देना चाहते हैं, आपको बेटा 9th और 10th दोनों का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। हाँ, 10th वाले पोर्शन का वेटेज ज्यादा है। जो 10th का सिलेबस है आपका एनसीईआरटी का, वहां से बेटा आपके 60 से 70% क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 20 से 30% क्वेश्चन, 40% क्वेश्चन आपके क्लास 9th वाले सिलेबस से भी आएगा। तो क्लास 11th वाले जो बच्चे हैं, आपको 9th और 10th दोनों का सिलेबस पढ़ना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो पहला काम आपको यह करना है बेटा कि 15 मार्च तक आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए। मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं आपको एक बार उनको पढ़ना है, और वहां से आपको अगर जरूरत लग रही है तो आप उनसे नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना है, चैप्टर को पढ़ना है, समझना है। मैथ्स है तो मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो फर्स्ट रिवीजन आपका 15 मार्च तक हो जाएगा, जिसमें आपको बुक रीडिंग करनी है और नोट्स बनानी है। इसके बाद बेटा 15 मार्च से 25 मार्च तक, यानी इस 10 दिन में 15 मार्च से लेकर 25 मार्च तक के बीच में आपको क्या करना है, आपने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं आपको उसका सेकंड रिवीजन करना है। ठीक है, आपको उसको सेकंड बार रिवाइज करना है, दूसरी बार रिवाइज करना है। लेकिन इस बार जब आप इसको दूसरी बार रिवाइज करोगे, इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, जहां पे क्वेश्चन गलत हुए आप अपनी बुक में उसको जाके देखो, नोट्स में उसको जाके देखो, ऐड करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इन 10 दिनों में सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा मैं आपको बोलूंगा कि 2016 से लेकर 2024 तक, अब इसमें बीच में बेटा 3 साल एग्जाम नहीं हुआ था, तो ये 7-8 पेपर हैं आपके। ठीक है, 16, 17, 18, 19 और 23 और 24, 6 पेपर हुए टोटल। ठीक है, तो अगर आप इतने सिर्फ 6 पेपर ही लगा लेते हो, ठीक है, तो आपके लिए इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको 25 मार्च तक बेटा सारे का सारा पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है। और दूसरा काम क्या करना है बेटा, आपको सेकंड रिवीजन करना है अपने सिलेबस का। अब बोलोगे सर पीवाईक्यू में जो हमको क्वेश्चन नहीं है हम क्या करें, तो बेटा 2023 और 2024 के लिए हमने 2 बैचेस चलाए थे, और 25 के लिए भी हमने बैचेस चला के रखे हैं। यूट्यूब पे बेटा हर एक साल के पीवाईक्यू का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है, आशुतोष सर ने सॉल्व करवाया है, आस्का मैम ने सॉल्व करवाया है, श्वेता मैम ने सॉल्व करवाया है, नीतीश सर ने सॉल्व करवाया है। क्लास 11th में बायो का मैंने करवाया है, क्लास 11th में इंग्लिश का मैंने करवाया है, इसके अलावा रवि सर ने करवाया था, आयुष ने करवाया है। तो बहुत सारे टीचर्स ने बेटा लगभग आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्यूशन जो है वो यूट्यूब पे डाल दिया है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आपको ढूंढना है इन वीडियोस को, जहां पे आपको लग रहा है आप उन वीडियोस को देख के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए।
अगर आपको कोई प्रीवियस क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो स्कूल शिक्षा का ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे फ्री में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा 25 मार्च तक आपने दूसरे बार रिवाइज कर लिया और पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। अब बच्चे आखिरी 10 दिन, अभी जो आखिरी 10 दिन है बेटा ये आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे 25 मार्च से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आपको क्या करना है बेटा, रिवीजन, तीसरा रिवीजन करना है यहाँ पे। तो ये जो रिवीजन है बेटा ये थर्ड रिवीजन है। ठीक है, रिवीजन पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि आपको रिवीजन करना ही करना है। इसके अलावा बेटा पीवाईक्यू में आपको लगाना है, पीवाईक्यू क्या करना है, जो जो क्वेश्चन आपने गलत किए थे लगाते वक्त उन सभी क्वेश्चंस को आपको मार्क करके रखना है, और जो क्वेश्चन आपने गलत किए थे उनको आपको फिर से एक बार अपने दिमाग में, जहन में बैठा लेना है। इसके अलावा बेटा आपको ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और इसके अलावा क्या करना है बेटा, मॉक टेस्ट देना है लास्ट के 10 दिनों में। ठीक है, ये जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई है, एक ओवरऑल मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है बेटा कि अगर 25 मार्च तक आपका फॉलो नहीं हुआ, मतलब 26 मार्च आपको लग गया तो आपको दुखी हो जाना है, डिमोटिवेट हो जाना है, ऐसा नहीं करना है। ये एक रफ एस्टिमेट है, ये एक आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, ये अगर आइडियल सिचुएशन, अगर इसको फॉलो कर लोगे तो रैंक 1 आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ सेलेक्ट होने की। सीएचएस में बेटा मेरी भी रैंक 1 नहीं आई थी। ठीक है, मेरी भी रैंक 1 नहीं आई थी, मेरी 72 रैंक थी। बायो ग्रुप से मैंने दिया था क्लास 11 में, मेरी 72 रैंक थी। ठीक है, तो बात बेटा सिर्फ इतनी है कि जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे ना तो 100% है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। इसको अगर आप 80% भी फॉलो कर लेते हो तब भी आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी है बेटा मेरी तरफ से कि अगले 45 दिन का आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। अब बात कर लेते बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको मैं बोलता हूं स्टडी साइकिल। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। इस स्टडी साइकिल को तुम्हारा 2 मिनट और लगेगा। क्या है बेटा ये स्टडी साइकिल? देखो, जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो मैंने उसको बोला डे 1। ठीक है, तुमने इस वीडियो को देखा, तुम खूब मोटिवेट हो गए और तुमने बढ़िया से एक स्टडी प्लानर बनाया, एक शेड्यूल बनाया कि हाँ मैं इसको फॉलो करने जा रहा हूं। तो डे 1 को बेटा तुमने मान लो शुरुआत की। ठीक है, तो इसमें बेटा आपका मोटिवेशन जो है ना वो यहां होता है 7वें आसमान तक, बोर्ड को भी फाड़ के निकल जाएगा। तो आपका मोटिवेशन जो है बेटा वो एकदम आसमान में है। अब आपने स्टार्ट किया 23 अप्रैल, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च। धीरे धीरे बेटा मोटिवेशन जो है ना वो डाउन होने लगता है, धीरे धीरे पढ़ाई जो है वो कम होने लगती है। ठीक है, और धीरे धीरे फोन जो है वो ज्यादा चलने लगता है, ज्यादा इंस्टाग्राम चलने लगता है, ज्यादा फेसबुक चलने लगता है, ज्यादा व्हाट्सएप चलने लगता है, ज्यादा घूमने का मन करता है। एक हफ्ते बहुत अच्छे से चलेगी और फिर एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा कि धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि पढ़ाई तो कम होने लगी। ठीक है, यही है बेटा जिसको मैं बोलता हूं ब्रेक पॉइंट। क्या है ये है बच्चा आपका ब्रेक पॉइंट। 90% बच्चे ना इसके बाद अपना समय खराब करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर से नया टाइम टेबल बनाते हैं, फिर से नया टाइम टेबल बनाते हैं, या फिर कोशिश करते हैं कि चलो 15 मार्च तक नहीं होगा पाएगा सिलेबस, हम इसको 20 मार्च तक करेंगे, और जो 25 मार्च तक करना है तो उसको 30 मार्च को करेंगे, और लास्ट में 5 दिन में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो यही आपको नहीं करना है। आपने जो पहला शेड्यूल बनाया है, आपको कोशिश करनी है कि अगर मैंने पहला आपको टारगेट क्या दिया है कि 15 मार्च तक हमारा पहला रिवीजन होना चाहिए, हर एक चैप्टर हमारा एक बार पढ़ा होना चाहिए। अगर बेटा आप बीच में डगमगा रहे हो, आपको क्या करना है, आपको अपना रूटीन जो है वो चेंज नहीं करना है। आपको क्या करना है बेटा, 15 मार्च से हो सकता है 16 मार्च हो जाए, 17 मार्च हो जाए, आपको कोशिश करना है कि मैं 15 मार्च तक खत्म कर दूं। किसी दिन अगर आपने 4 घंटे पढ़े तो आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे कर दो, लेकिन आप इसको 15 मार्च तक खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है, 15 मार्च तक खत्म करने की कोशिश करो। तो ये जो ब्रेक पॉइंट है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन आपको बस यहीं पे आपको रुक जाना है, यहीं पे आपको संभलना है। ठीक है, जिसने बेटा इस बैरियर को तोड़ दिया, ठीक है, तो उसकी पढ़ाई बेटा फिर एक नॉर्मल पेस पे चलेगी। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहेगा, अभी भी नॉर्मल पेस पे चलेगी। और मोटिवेशन बढ़ता कैसे है ना, जब हम रोज पढ़ाई करते हैं। हम रोज 6 घंटे पढ़ाई करके देखो, मेरी बात सुनो, एक हफ्ते तक रोज 6 घंटे पढ़ाई करके देखो, 7वें दिन तुम्हें अपने आप लगने लगेगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूं, अगर इसी तरह से पढ़ाई की मैंने तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो इस विशियस साइकिल में नहीं पढ़ना है। ठीक है,
नया टाइम टेबल नहीं बनाना है, ठीक। 90% वाले कैटेगरी में नहीं आना है, 10% में रहना है कि हम अपने टाइम टेबल को एकदम स्टिक करके रखेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे आपने नया टाइम टेबल बना लिया, एक नई स्ट्रैटेजी बना ली, फिर उसके बाद बेटा पता है क्या होगा, आप फिर से एक हफ्ते मोटिवेटेड रहोगे, फिर से आप ब्रेकडाउन आएगा, फिर से आप पढ़ाई छोड़ोगे, 2-3 दिन बर्बाद करोगे और फिर से नया टाइम टेबल बनाओगे, और ये साइकिल जो है चलती रहेगी। इसी को मैं बोलता हूं स्टडी साइकिल, ठीक है। तो इस साइकिल में नहीं फंसना है। पढ़ाई जो है बेटा वो प्रोग्रेसिव होगी। एक दिन हो सकता है आपने 4 घंटा पढ़ा, अगले दिन हो सकता है आप 2 ही घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए कि आपकी 0 पढ़ाई हो, ठीक है। हर एक दिन आपको +1 में रहना है, 1 घंटे से ऊपर जाना ही जाना है। अगर लगता है कि आज मेरी पढ़ाई कम हुई है तो अगले दिन मैं उसको कंपनसेट करूंगा, अगले दिन मैं इससे ज्यादा पढ़ूंगा, तब बेटा जाके आप प्रोग्रेस करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, कि हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, आपको सबको पता है, ठीक है। और क्रैश कोर्स में हम बहुत ही साइंटिफिकली बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह से मैंने अपने जीवन में चीजों को सीखा है, कर करके सीखा है, जब मैं पढ़ाने जाऊं तो मैं इतने बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ाऊं, इतने आसान तरीके से उसको पढ़ाऊं कि अगर वो चीज मुझे समझने में आधे घंटे लगी थी तो मैं बच्चों को उसको 10 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने 10 जगह से उन चीजों को सीखा है, करते करते सीखा है। तो अब फाइनल जो प्रोडक्ट है मेरे पास बेटा, जो फाइनल चीजें मैंने सीखी है, मैं आपको वो सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो हमारा क्रैश कोर्स का भी टारगेट यही है कि हम 15 मार्च तक जो है आपका सिलेबस खत्म करने वाले हैं, ठीक है। जो बच्चे ऑलरेडी क्रैश कोर्स में हैं उन्हें पता है कैसी पढ़ाई हो रही है, कैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं, आपको मैं बता दूं, हम एक चैप्टर को एक वीडियो में पढ़ाते हैं, 1 शॉर्ट वीडियो में। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज आपको वहीं पे देंगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा स्टडी प्लानर देंगे, स्टडी प्लानर क्या होता है अभी दिखाता हूं, और 5 मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। जो जो सब्जेक्ट्स हैं बेटा यहाँ पे, अब मैथ्स में, बायो में, आर्ट्स में, कॉमर्स में बेटा सब्जेक्ट जो है बहुत सारे जगह पे नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। लेकिन हम उस सिलेबस के हिसाब से, जो मैंने आपको सिलेबस पहले दिखाया उसके हिसाब से मैं आपको चीजों को बता रहा हूं, और उसी के हिसाब से हम आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाने वाले हैं। स्टडी प्लानर ये होता है बेटा, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री का यहाँ पे सारे चैप्टर्स लिखे हुए, आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ, आपने टिक किया, आपने डीपीपी लगा लिया, आपने टिक किया, आपका रिवीजन हो गया, आपने टिक किया, आपका प्रैक्टिस सेट हो गया, आपने टिक किया, और आपने टेस्ट दे दिया तो आपने टिक किया, ठीक है। तो आप इसको प्रिंट करवा के रखना अपने पास, स्टडी प्लानर, और हमारे साथ तैयारी में जुड़ जाओ। हमारा यही टारगेट है कि हम 15 मार्च से पहले आपका सिलेबस खत्म करवा देंगे, मतलब आपका फर्स्ट रिवीजन 15 मार्च से पहले हो जाएगा। तो अगर अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं हो बेटा, ये आपका बेस्ट टाइम है, क्योंकि हमने भी इस चीजों को डिजाइन जब किया है तो हमने भी उसको इसी तरह से बताया कि जो बच्चा हमारा सिर्फ यूट्यूब पे हमसे पढ़ रहा है, अगर वो क्रैश कोर्स नहीं लेना चाहता तब भी वो बेटा वो तैयारी कर सके। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर आपने क्रैश कोर्स नहीं भी लिया है तब भी आप तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़े से गाइडेंस की जरूरत है तो आप क्रैश कोर्स में जरूर आओ। क्रैश कोर्स का फायदा बेटा सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ना जो है वो जीवन भर के लिए सिखा देंगे। क्लास 9 के लिए बेटा फीस है 600 रुपए, और क्लास 11 वाले बच्चों के लिए 1000 रुपए, ठीक है। 599 और 999, इससे सस्ता क्रैश कोर्स मार्केट में कहीं नहीं है, और इससे बेहतर क्रैश कोर्स मार्केट में नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। स्ट्रैटेजी अगर समझ में आई हो तो इसको फॉलो जरूर करना, और अगर नहीं समझ में आई हो तो बेटा इससे बेहतर स्ट्रैटेजी तो मैं तो नहीं दे सकता। अगर मुझे समझाने में कोई तकलीफ है, तो मैं ऐसा लगता है कि मेरे समझाने के तरीके में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। इस वीडियो में बेटा इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।